फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो का टॉपिक है बीए बीएससी फर्स्ट ईयर हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि बीए बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में है तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। फटाफट प्रश्नों को देख लीजिए, ये एग्जाम में आपके पक्के ही आएंगे, तो फटाफट इनको देख लीजिए और याद कर लीजिए। तो फटाफट प्रश्नों को देख लेते हैं कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल की समाधि कब से कब तक निर्धारित की है। तो ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल की समाधि कब से कब तक निर्धारित की है। तो समय अवधि देख लेते हैं कि संवत में दिया है तो 750 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ बी से हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि हिंदी का विकास निम्नांकित में से किसे माना जाता है। तो याद रखना अपभ्रंश को। ऑप्शन नंबर यहाँ सी से हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे हिंदी के प्रथम युग को आदिकाल नाम से संबोधित किया है। तो किसने कि निम्न में से किसने हिंदी के प्रथम युग को आदिकाल का नाम से संबोधित किया है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राहुल सातकर्त्यायन द्वारा आदिकाल को क्या नाम दिया गया है। तो सिद्ध सामंत काल दिया। ऑप्शन नंबर यहाँ ए सी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, राहुल सातकर्त्यायन के अनुसार 8वीं से 12वीं सदी तक साहित्य में किस प्रकार की कविताएं मिलती हैं। तो याद रखना ए और बी, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ ए सी जगह सिद्धों की वाणी और बी ऑप्शन यहाँ सी सामंतों की सुस्पष्ट सृष्टिपरक रचना है। तो ए और बी दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएंगे, जबकि सी ऑप्शन यहाँ गलत है। ठीक, तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ सी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा तथा गुलेरी जी द्वारा आदिकाल को क्या नाम दिया गया। तो आदिकाल को क्या नाम दिया गया। तो अपभ्रंश काल दिया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ ए सी हो जाएगा। किनके द्वारा, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और गुलेरी जी। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल में साहित्य का निम्न में से कौन सा काव्य रूप प्रचलित है। तो देख लीजिए, रासु काव्य और फागु और चरित्र काव्य, तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही है, तो इसलिए डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे है कि आदिकालीन साहित्य में इनमें से कौन सा छंद प्रचलित है। तो याद रखना दोहा और अरिल्य और तोमर, ये तीनों, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी सी हो जाएगा, ये सभी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी हिंदी रचना अपभ्रंश से प्रभावित है। तो कौन सी अपभ्रंश है। तो श्राव का चार और उक्ति व्यक्ति प्रचरण और भरतेश्वर बाहुबली राज, तो यानी ऑप्शन नंबर तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी सी हो जाएगा, ये सभी। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इनमें से हिंदी रचना अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त है। तो कौन सी मुक्त है। तो याद रखना ये सभी, खुमान रासु, चंदन बाला रास और पृथ्वीराज रासु, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी सी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय आर्य भाषाओं का मूल स्रोत निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। तो किसे माना जाता है, संस्कृत भाषा को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आर्य भाषाओं का जन्म निम्नांकित में से किसे माना गया। तो अपभ्रंश को। ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं के वर्ग में सम्मिलित नहीं है। तो क्या सम्मिलित नहीं है, पाली भाषा नहीं है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा। भारतीय आर्य भाषा को कितने कालों में व्यक्त किया गया। तो तीन कालों में, तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी सी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पाली भाषा में प्रभावित होने वाले देश कौन से हैं। तो देख लेना, इनमें से सभी भारत, श्रीलंका और बर्मा, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, इनमें से ये सभी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पाली में प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को कौन सा वर्ड छोड़ दिया गया। तो हिस्सा है जो ये वाला ऑप्शन सी, ऑप्शन यहाँ सी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पाली में प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं की कौन सी ध्वनि नहीं है। तो याद रखना कौन सी नहीं है। तो इनमें से ये सभी नहीं है, श्राल, र और औ, तो ये ऑप्शन नंबर डी सी हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारकांडी के अनुसार अपभ्रंश का भेद है। मारकांडी के अनुसार अपभ्रंश का भेद कौन सा है, नागर और उपनागर और ब्राह्मण, इनमें से ये सभी, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रथम जनभाषा इनमें से किसे कहा जाता है। प्रथम जनभाषा इनमें से किसे कहा जाता है। पाली भाषा को प्रथम जनभाषा कहा जाता है, याद रखना। ठीक, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाली भाषा की समय सीमा कब से कब तक मानी जाती है। तो पाली भाषा की समय सीमा कब से कब तक मानी जाती है। याद रखना 500 ईस्वी से 500 ईस्वी से 100 ईस्वी तक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी सी हो जाएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ कह रहा है कि अपभ्रंश का प्रयोग सर्वप्रथम किस शिलालेख में मिलता है। तो अपभ्रंश का जो सर्वप्रथम शिलालेख किस में मिलता है। तो बल्लवी में मिलता है, बल्लवी में, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन मध्यकालीन आर्य भाषा के वर्ग में सम्मिलित भाषा है। तो याद रखना पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, यानी तीनों ऑप्शन सही, तो इसलिए आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे ये सभी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे है कि इनमें से किस भाषा को प्रथम प्राकृतिक कहा गया है। तो किस भाषा को कहा गया, पाली भाषा को, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, बौद्ध धर्म के उपदेश किस भाषा में दिए गए। तो बौद्ध धर्म के जो उपदेश थे वो पाली भाषा में दिए
किए गए, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, अपभ्रंश का वाल्मीकि इनमें से किसे कहा गया है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा गया? स्वयंभू को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 16, अपभ्रंश के किस रूप में पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास हुआ है? तो किस बोलियों का? तो सौर सैनी, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, अपभ्रंश की समय सीमा है। तो अपभ्रंश की समय सीमा कहाँ तक है? तो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन अपभ्रंश का रचनाकार नहीं? तो अपभ्रंश का रचनाकार कौन नहीं है? तो याद रखना अश्वघोष नहीं है, अश्वघोष नहीं है, बल्कि राम सिंह और ये सभी जो ऑप्शन में दिए ये सभी हैं, जबकि अश्वघोष नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 90 देख लेते हैं कि यहाँ के निम्न में से कौन संदेश आहक के रचनाकार हैं? संदेश आहक के रचनाकार कौन है? तो अब्दुल हमाड है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पहाड़ दोहा। पहाड़ दोहा अपभ्रंश के किस रचनाकार की कृति है? तो याद रखना राम सिंह, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से जैन साहित्य में किस प्राकृत का प्रयोग हुआ है? तो इनमें से जैन साहित्य के किस प्राकृत का प्रयोग हुआ है? तो याद रखना किसके? अर्धमागधी याद रखना, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से किस प्राकृतिक का रूप कौशल में प्रचलित था? इनमें से किस प्राकृतिक का रूप कौशल में प्रचलित था? तो याद रखना किसका? अर्धमागधी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन अगला है कि हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम से किस विद्वान ने दिया है? तो याद रखना आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी से हो जाएगा। याद रखना किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन, आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस नाम को पुकारा? किस नाम से पुकारा? तो वीरगाथा काल से पुकारा। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई सी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे तीसरा है कि आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा है? तो आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा है? तो राहुल सातकर्त्यायन ने कहा है। याद रखना, इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है आदिकाल के किस 20वें काल नामकरण, आदिकाल के लिए 20वें काल नामकरण किसने किया है? याद रखना किसने? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि रीतिकाल को साहित्य में किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना उत्तर मध्यकाल में, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन वीरगाथा काल की रचना नहीं है? तो कौन सी वीरगाथा काल की रचना नहीं? तो कौन है? भक्तमाल नहीं है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी सी हो जाएगा, भक्तमाल। ठीक, इसके बाद ये सारी रचना आदिकाल या वीरगाथा काल को वही आदिकाल कहते हैं। तो संदेश, ताक, राग और आलाखंड और खुमान रासु ये सभी रचनाएं, जबकि भक्तमाल नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ कह रहे हैं कि आदिकाल साहित्य का प्रमुख रस कौन सा है? तो वीर रस है। आदिकाल का कौन सा वीर रस है? हिंदी के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो किस युग को कहा जाता है? जहाँ तक माना जाता है भक्ति काल को कहा जाता है। ठीक, हिंदी के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो हिंदी का पूछा तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका बी सही हो जाएगा, रीतिकाल। वैसे जैसे कि यहाँ पूछा है हिंदी के किस काल को, हिंदी अगर पूछा है तो आपका रीतिकाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है कि भारतीय युग को कौन सा कवि पुष्टिमार्ग में दीक्षित था? तो भारतीय युग का कौन सा कवि पुष्टिमार्ग में दीक्षित था? तो कौन सा था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द्विवेदी युग के संपूर्ण प्रतिनिधि कवि कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त हैं। द्विवेदी युग के संपूर्ण प्रतिनिधि कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भक्ति काल हिंदी काव्य का स्वर्ण युग है। तो भक्ति काल हिंदी काव्य का स्वर्ण युग है। तो यह अभिमत कथन इनमें से किसका है? तो याद रखना किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन भी आप आंसर देख लीजिए। कई बार मतभेद होता है कि यहाँ पे क्या पूछा जाता है, हिंदी के किस काल को स्वर्ण युग कहा है? तो हिंदी के किस काल को स्वर्ण युग कहा है? तो कहा जाता है, तो वैसे तो रीतिकाल को कहा जाता है, लेकिन इसका आंसर एक भक्तिकाल भी होता है, तो वो हिंदी के नहीं होता है, वो अलग पूछा है तो क्वेश्चन रिलेटेड होता है, तो उसको भी स्वर्ण युग, भक्तिकाल को भी स्वर्ण युग कहा जाता है। लेकिन यहाँ हिंदी का पूछा है तो किसका आंसर लगा? रीतिकाल। इसके बाद अगला क्वेश्चन, यहाँ पे फटाफट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नाथ और सिद्ध साहित्य का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था तो किस पर? भक्तिकालीन निर्गुण कवियों पर। इसके बाद अगला क्वेश्चन, चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? तो नाथ साहित्य का है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सी हो जाएगा। बीसलदेव रासो किस शैली का प्रयोग किया गया है? तो बीसलदेव में गे राशि मतलब गे शैली का प्रयोग किया गया, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बीसलदेव रासो के रचयिता कौन है? नरपति नाल बीसलदेव रासो। जगनिक की कौन है? जगनिक किंग परमाल रासो। ठीक, इसके बाद चंद्रप्रदाय पृथ्वीराज रासो इन्होंने लिखी है। चंद्रप्रदाय किसने लिखी? पृथ्वीराज रासो। बीसलदेव रासो के रचनाकार कौन है? नरपति नाल। और जगनिक किसके हैं? परमाल रासो के। ठीक, याद रखना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देख लें, निम्न में से किस रासो काव्य का मूल वर्ड विषय
वीर रस ना होकर श्रृंगार रस है। याद रखना किसका, बीसलदेव रासु का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस रासो ग्रंथ को आला खंड के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जगनेक है, उस जगनेक के द्वारा लिखा गया कौन, परमाल रासो, यही है जो इसे आला खंड के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से नाथ संप्रदाय में क्या नहीं है। तो नाथ संप्रदाय में क्या नहीं, गृहस्थों का आदर नहीं है, गृहस्थों का आदर नहीं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। निम्न में से किस सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखिए सिद्ध साहित्य का प्रलय पिंगल भाषा में हुआ है, ये यहाँ पे कथन सत्य नहीं है। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ करें, काव्य प्रकाश के रचनाकार, काव्य प्रकाश के रचनाकार कौन है। तो याद रखना काव्य प्रकाश के रचनाकार कौन, चिंतामणि है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, रसक प्रिय किसकी रचना है। तो मंडन, रसक प्रिय किसकी रचना है, मंडन। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग निम्नलिखित में किस युग को कहा जाता है। तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, अब यहाँ पे हिंदी साहित्य का पूछा, अगर हिंदी का पूछता है कौन तो रीतिकाल हो जाता है, अगर हिंदी साहित्य का पूछता है तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसी कहा जाता है, तो भक्ति काल को कहा जाता है। अभी मैंने इसी अभी मैं बताया था पिछले क्वेश्चन में, हिंदी का पूछता है तो रीतिकाल आंसर दिया जाता है, जबकि हिंदी साहित्य का पूछता है तो क्या, भक्ति काल को कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे कह रहा है कि भक्ति योग की समय सीमा निम्नलिखित में से किस संवत से किस संवत तक है, किस संवत से किस संवत तक। तो याद 1375 ईस्वी से 17 ईस्वी तक। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए सी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कह रहा है कि किस काव्य में भक्ति काल के लक्षण नहीं पाए जाते। तो किस काल में भक्ति काल के लक्षण नहीं पाए जाते, तो रीति काव्य में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कवि ज्ञान मार्गी काव्यधारा का नहीं है। तो जायसी है, तो ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन सा कवि कृष्ण भक्ति शाखा में नहीं आता है। तो कौन नहीं आता, अग्रदास जी हैं। बहुत ज़्यादा सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार इन्हें आप एक बार लिख कर याद, या तो आप इन्हें एक बार देख कर पढ़ते जाइए अपने आप, ताकि मैं आपको एक बार इन्हें याद हो जाएं। एक बार आपको ये क्वेश्चन पढ़ लें किसी प्रकार, आप इन्हें एक बार क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो एक बार में याद हो जाएंगे। ठीक, या तो लिख लें आप, या तो इन्हें एक बार याद कर लें। ठीक, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कवि राम भक्त शाखा का नहीं है। तो नंददास, ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा। मलुकदास को किस शाखा का कवि कहा जाता है। तो किसका, ज्ञान मार्गी शाखा कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, भक्ति काल का प्रारंभ किस दिशा से प्रारंभ हुआ। तो याद रखना दक्षिण से। ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा। निम्नलिखित में किस कोटि के कवि ज्ञान मार्गी शाखा में थे। तो याद रखना संत कवि। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सी हो जाएगा। भक्ति काव्य का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो भक्ति काव्य का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो याद रखना ऑप्शन नंबर भक्ति करना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में कौन निर्गुण मार्गी धारा के एक छात्र सम्राट हैं। तो कौन है, कबीरदास। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कबीर के गुरु कौन थे। तो कबीर के गुरु कौन थे, रामानंद थे। याद रखना काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कबीर के गुरु कौन थे। तो रामानंद और तुलसीदास के नरहरिदास। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं। आगे है कि कबीर परिचय के रचनाकार कौन है। तो अनंत दास हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मीराबाई के गुरु के संत कवि थे कौन थे, रैदास या रविदास। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ बी सी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक द्वारा किस पंथ का प्रवर्तन किया गया था। तो किसका, नानक पंथ का। ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ नानक देव का जन्म स्थल कहाँ है। तो लाहौर में। ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में नानक की रचना कौन सी है। तो ये सभी हो जाएगी, मतलब जपजी और रहेरास और सोहिला, तो ये तीनों यहाँ पे इनकी रचनाएं हैं। तो याद रखना ये सभी ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस संत कवि का जन्म स्थान नागौर या का पीपासर ग्राम है। तो याद रखना जम्बनाथ। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 और 20, यहाँ पे कह रहा है कि मुनीन्द्र ऋषि के नाम से इनमें से कौन सा संत विख्यात जम्बनाथ। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सी हो जाएगा। इसके बाद आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतेंदु युग से रिलेटेड सारे क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। हर युग से रिलेटेड क्वेश्चन क्लियर कराए जाते हैं। अगर इनमें से आप सही पढ़ लेंगे तो इन्हीं से क्वेश्चन आएंगे, फटाफट आप इनको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भारतेंदु युग से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि भारतेंदु युग की समाप्ति मानी जाती है तो कब से, 1875 ईस्वी से 19 ईस्वी तक मानी जाती है। दूसरा क्वेश्चन है, भारतेंदु युग की रीतिकाल की कौन सी प्रवृत्ति विद्यमान रह गई थी। तो याद रखना काव्य में ब्रजभाषा का प्रयोग। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाता है। भारतेंदु युग में किस प्रकार की कविताओं पर अधिक बल दिया गया। तो भारतेंदु युग में किस प्रकार की कविताओं पर अधिक बल दिया गया। तो देखो उद्बोधनात्मक कविता, सामाजिक कविता और समय से पूर्ति कविता। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ डी से हो जाएगा कि तीनों प्रकार की यहाँ पे जो दी है सभी प्रकार की हो जाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 की, भारतेंदु काल की प्रमुख विशेषता क्या था। भारतेंदु युग की
प्रमुख विशेषता ये थी कि राष्ट्रीय भावना का उदय। क्या? राष्ट्रीय भावना का उदय। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ कह रहा है कि निम्न में से भारतेंदु का समय कब था? भारतेंदु का समय कब से है? 1850 ईस्वी से 1875 ईस्वी तक। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन नंबर 6। भारतेंदु के पिता का नाम क्या था? तो भारतेंदु के पिता का नाम था गोपाल चंद गिरधर दास। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से भारतेंदु द्वारा संपादित पत्रिका का नाम नीरद नगरी था। क्या था? नीरद नगरी था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतेंदु मंडल के कवि नहीं है तो कौन है? सनई नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। आनंद कादम्बिनी के नामक पत्रिका संपादक कौन थे? तो याद रखना बद्री नारायण चौधरी। इन्हें शॉर्ट में नाम लिखा जाता है, प्रेमधन भी कहा जाता है, बद्री नारायण चौधरी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु के प्रमुख गद्य लेखक कौन है? तो याद रखना लक्ष्मण सिंह, नवीन चंद्र राय और राजा सिंह प्रसाद सितारे हिंदी, ये सभी हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।